सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी सीधा लाइव आपको कुरुक्षेत्र से दिखा रहा हूँ। हमारे बीच जो शख्सियत बैठी है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, एडवोकेट हैं, कुरुक्षेत्र से हैं और लगातार सक्रिय है किसानों की समस्याओं के बारे, किसानों के नेता के बारे, नेताओं से मिलने के लिए। दोस्तों जो है मैं आपको बता दूं क्लियर, लक्ष्मीकांत जी गए थे किसी धार्मिक स्थान पर, परंतु ये किसानों के बीच पहुंचे। हरियाणा, राजस्थान और जाकर इन्होंने किसानों से अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की। उसी बारे जो बातचीत है लक्ष्मीकांत जी से रहेगी। सबसे पहले तो स्वागत है लक्ष्मीकांत जी वैन न्यूज में आपका। धन्यवाद भाई जी। सर, आपसे ये बात पूछनी थी, आप एक धार्मिक यात्रा पर गए थे, लेकिन आप जो है वहाँ किसानों से जाकर मिले, हरियाणा पंजाब के किसान आपको मिले, आपने मुद्दों पर बातचीत की। क्या बातचीत हुई और कैसा आपको लगा? देखिए सुभाष भाई, बिल्कुल सही बात है। मैं एक धार्मिक यात्रा पर गया था। सालासर महाराज जो राजस्थान में है, श्याम खाटू जी और मेहंदीपुर, और जो उत्तर प्रदेश में स्थान है वृंदावन। मैं तकरीबन वहाँ जाता रहता हूँ और उम्मीद रहती है कि साल में मेरा एक चक्कर वहाँ पर लग जाता है सभी स्थानों की यात्रा करने के लिए जी। मैं भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। भगवान पे मेरा अटूट विश्वास, और मेरा मानना ये है कि सृष्टि जो है भगवान से ही चलती है और भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। इसीलिए मैं बिल्कुल यात्रा पर गया, धार्मिक यात्रा, तो इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन बात वहीं आ जाती है साहब कि भगवान भी ये कहते हैं कि सबसे बड़ी पूजा वही है कि जब आप इंसान के काम आते हैं, आप किसी इंसान की आवाज़ उठाते हैं। और मैं पिछले 10 सितंबर से लगातार किसान आंदोलन के साथ जुड़ा हूँ, किसानों की आवाज़ उठाता रहा हूँ, किसानों के बीच में जाता रहा हूँ। बेशक मैं लगातार धरने पर नहीं बैठा हूँ, ये बात अलग है, मगर जहां भी कोई विशेष प्रोग्राम किसान का आंदोलन का आता है, या जहां जो बॉर्डर पर लोग बैठे हैं, जहां टोल प्लाजा पर लोग बैठे धरना देने के लिए, या कोई और भी मुहिम बीच में रेल रोको आती है, सड़क रोको अभियान आता है, जैसे भी आता है मैं उसमें जुड़ता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो मेरा ये मानना है कि हर आदमी हर जगह पर नहीं हो सकता। मैं जो काम बेहतर तरीके से कर सकता हूँ वो मैं जनता के बीच में जाकर जनता को समझाने का काम कर सकता हूँ, ये बताने का काम कर सकता हूँ कि ये किसान आंदोलन किसान के लिए नहीं है, बल्कि इस देश की आम आदमी के लिए है, देश के आम नागरिक के लिए है, देश की आर्थिक आज़ादी के लिए है। और मुझे ये महसूस हुआ है, अब मैं जो 4 दिन का जो मेरा कार्यक्रम रहा है, मैंने इस दौरान भी महसूस किया कि लोग अब इस बात को समझने लगे हैं, इस बात को जानने लगे हैं कि वाकई में किसान आंदोलन किसान के लिए नहीं है, ये देश की आर्थिक आज़ादी के लिए है, देश के नौजवानों के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। मैं 12 तारीख को यहाँ से निकला था और मेरे मन में यह ख्याल आया था कि बेशक यात्रा धार्मिक है, मैं जा भी धार्मिक यात्रा पर रहा था तब, लेकिन मेरे मन में ख्याल यही था कि किसान का जो मामला है वो मुझसे जुड़ा हुआ है, वो आपसे जुड़ा हुआ है, वो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, वो इस देश के हर हिस्से से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मेरा प्रयास ये रहा कि मैं भगवान के दरबार में भी जब गया हूँ, मैंने 4 जगह पर भगवान की पूजा की है। मैंने वहां पर जो अपने लिए दुआ की, जो अपने साथियों के लिए दुआ की है, मैंने उस बीच में एक दुआ ये भी रखी है कि भगवान इस देश के किसान के माध्यम से इस देश को बचा लो। क्योंकि आज का जो माहौल है वो एक ऐसा अहंकारी राजा सत्ता में बैठा है, एक ऐसा जिद्दी राजा सत्ता में बैठा है जो किसी की आवाज सुनने को तैयार नहीं, जो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। राजा का काम होता है जनता की आवाज सुनना, जनता के अनुसार चलना, ना कि जनता के अपने अनुसार हाँकना। लेकिन अब ये जिसको दुर्भाग्य कहें भारत का, देश का, कि आज मोदी जो साहब हैं वो जनता को अपने हिसाब से हाँकना चाहते हैं, जबरन हाँकना चाहते हैं। तो मैंने भगवान से भी दुआ की है कि किसान की इस लड़ाई में विजय हो। और किसान का मामला नहीं है, मैं फिर कहता हूं कि किसान के माध्यम से इस देश की आर्थिक आज़ादी पर जो खतरा मंडराया है, देश को आर्थिक रूप से गुलाम करने का जो मामला आया है, प्रभु से प्रार्थना की है कि किसान इसमें विजयी हो, ताकि ये देश आगे जाकर के खुशहाली को प्राप्त हो और इस पर कोई अवैध कब्जा कुछ लोगों का ना हो। आप दिल्ली गए, आप राजस्थान गए, आप हरियाणा में रहे, किसानों के बीच में आप रहे हो, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी वो तस्वीरें देख रहे थे। आपकी किस मुद्दे पर क्या बातचीत हुई, किसानों से कैसा महसूस हुआ? मैं देखिए सुभाष भाई, 12 तारीख को जो हमारा थाना एक जो टोल प्लाजा है देवा के अंदर है, जिला कुरुक्षेत्र में, मैंने यहीं से शुरुआत की थी। उसके बाद मैं नरवाना गया हूँ, उसके बाद मैं राजस्थान में गया हूँ। राजस्थान में मैंने सेवती बड़ा और सीकर जो टोल प्लाजा है वहाँ पर बात की है, भरतपुर में मैंने बात की है, और उसके बाद मैं पलवल आया हूँ। पलवल से रात जो है मैं सिंधु दिल्ली कुंडली बॉर्डर पर था रात में, और मैं करीब 12 बजे तक किसानों के बीच में ही रहा हूँ। मैं सब कुछ
देखिए, मेरा एक अपना ये था कि मैं उनके बीच में जाऊं, उनकी आवाज जैसे मैं उठा रहा हूं बनूं, और उन लोगों ने कम से कम मेरी इस मामले में प्रशंसा की है। वो मानते हैं कि हाँ, मैं कम से कम मुझे ये आत्मिक शांति मिली है कि उन लोगों को पता है कि मैं लगातार किसान की आवाज उठा रहा हूं। जहां तक मामला था कि कुछ लोग इस बात का प्रचार करने में लगे थे, मैं आपके माध्यम से यहां बताना चाहता हूं कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ रहा है, किसान जो है बॉर्डर पर नहीं बैठ रहा है, इस तरीके की चर्चाएं थी। मैं वहां पर गया हूं और मैंने सभी जगह करीब ये 7-8 जगह पर मैं किसानों के बीच में गया हूं, धरने पर बैठा हूं उनके साथ, लंगर भी मैंने धरने पर खाया है, और भाई सब कुछ मैंने वो प्रसाद भी लिया धरने पर। पूरे इस शेड्यूल के अंदर इस 4 दिन का जो ये दौरा रहा किसानों से मिलने का, उसमें मैंने कम से कम कहीं एक बात नहीं पाई कि किसान कहीं कमजोर नजर आया, या किसान के हौसले में कहीं कमी आई, या किसान के जज्बे में कहीं कमी आई है। ऐसा कहीं देखने में नहीं आया। जहां जहां किसान धरने पर बैठे हैं, पूरे का पूरा किसान जो साथ है, और देखिए किसान के साथ मैंने वहां पर जाकर के देखा, सिर्फ किसान अब वहां पर नहीं बैठा, किसान के साथ इस देश का आम नागरिक बैठा है, वहां पर दुकानदार बैठा है, वहां पर छोटा व्यापारी बैठा है, वो लोग जो वहां पर वक्त दे सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति 24 घंटे वक्त नहीं दे सकता। एक के पास 10 घंटे, वो 10 घंटे दे देता है। एक के पास 8 घंटे का समय, वो 8 घंटे दे देता है। एक के पास समय नहीं है, वो 4 पैसे की मदद कर सकता है, वो दे रहा है। कुछ लोग भंडारा लगा रहे हैं। अब वो जो भंडारा लगा रहे हैं साहब, वो धरने पर नहीं बैठे, लेकिन वो किसान आंदोलन का हिस्सा है। जो लोग उनको थोड़ा बहुत पैसा देते हैं, अनाज देते हैं, वो लोग धरने पर नहीं बैठे, लेकिन वो किसान आंदोलन का हिस्सा तो है ना। तो हर तरीके से जो इस देश का नागरिक है, जो ये मानता है कि इस देश के ऊपर आर्थिक संकट आया है, वो बिल्कुल किसान के साथ जुड़ा हुआ है। और बिल्कुल देखिए, एक सीजन का समय भी है। मैं पलवल गया हूं, लोगों ने साफ कहा कि सब सीजन का समय भी है। पहले जितने लोग वहां पर बैठे थे, अब उन्होंने बारी बना ली। पहले गांव से अगर 500 आदमी बैठे थे, अब वहां पर वो 500 आदमी रोटेशन में बैठते हैं, इकट्ठा नहीं है, क्योंकि फसल भी भाई लेनी है। अगर फसल नहीं लेंगे तो बच्चों का पेट कैसे पालेंगे, परिवार कैसे चलेगा। और इसलिए अगर किसान जो अपनी फसल नहीं काट पाएगा, तो वही बात है, फिर देश के नागरिकों का क्या होगा। इसलिए वो संख्या के अनुपात से ये लोग कहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वहां पर अगर आप जाकर के देखेंगे, पलवल बॉर्डर पर, जो पलवल जगह जो अटोहा बॉर्डर है, जहां पर वो प्लाजा पर उन्होंने वहां धरना दिया हुआ है, आप देखिए पूरा का पूरा गांव, वहां पर 6 गांव के अलग अलग टेंट लगे हुए हैं। 6 गांव के टेंट जो अटोहा उस पे बैरियर है वहां पर लगे हुए हैं। बड़ा मन को सुकून मिला, बहुत खुशी मिली। और बुजुर्ग लोग वहां पर बैठे हैं, नौजवान वहां पर बैठे हैं, पूरे के पूरे। अब जैसे हम यहाँ पर शहर बसाते हैं साहब, उन्होंने वहां वैसे गांव के हिसाब से अपने अपने वो झोपड़ियां बनाई हुई हैं, और बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आप प्राचीन समय में जाएंगे, ऋषि मुनियों के समय से, तो वहां पर उस टाइप की झोपड़ी बनी हुई है। जहां तक आपका सिंधु बॉर्डर की बात आती है, जो कुंडली बॉर्डर है दिल्ली का, जब मैं वहां पर जाता हूं साहब, तो मन को बेहद सुकून और शांति देख करके मिलती है कि हरियाणा पंजाब का भाईचारा इकट्ठा यूं का यूं है। मुझे पंजाब के साथियों ने बुलाया, मैं बिल्कुल आपके कैमरे पर कहता हूं, भगवान को हाजिर नाजिर जान के, मैं अपने कुरुक्षेत्र के साथियों से मिलने के लिए वहां पर गया था। मेरा थानेसर विधानसभा, देखिए हर आदमी के मन में कहीं ना कहीं लालच भी होता है। मुझे भी था कि मेरे हल्के के साथी वहां बैठे तो मैं उनसे मुलाकात करूं। लेकिन जब मैं वहां से गुजर रहा था, जिन पंजाब के भाइयों से मैंने पूछा कि यार हमारे हरियाणा के साथी, कुरुक्षेत्र के साथी बैठे हैं, आप उनका पता दीजिए, तो उन लोगों ने सबसे पहले कहा, बोला आप हरियाणा से हैं, कुरुक्षेत्र से हैं, तो पहले हमारे पास क्यों नहीं बैठते। मुझे सिख भाइयों ने जो प्यार दिया, जो सम्मान दिया, मैं उसका कायल हूं। उन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार ने हमें तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन अब हरियाणा और पंजाब में कहीं कोई फर्क नहीं है। और अब तो हरियाणा पंजाब का साहब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मैं जहां भी गया हूं, हर जगह एक ही संदेश मुझे मिला है कि सरकार ने हमें तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन इस देश का किसान एक नई जमात बना दी है कि ना जाति है, ना धर्म है, ना कोई दीवार बीच में है, सिर्फ एक नाम है, एक नारा है, एक जाति है, एक धर्म है, और वो धर्म है, वो जाति है, वो नारा है किसान। सिर्फ एक जाति वहां पर मैंने देखी है। मैं गया हूं, सब जाति धर्म के लोग वहां बैठे हैं, लेकिन मुझे किसान के हौसले में कहीं कमी नजर नहीं आई। आप कभी चक्कर लगा हो या तो आप जाएं तो सिंधु बॉर्डर पर देखिए साहब, पक्के मकान जैसा माहौल बना दिया उन लोगों ने, बिल्कुल एसी वहां पर लगाया। वही बात मैं आपसे पूछने वाला था कि वहां पे, क्योंकि हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ बैठकर देख रहे हैं कि पक्के मकानों की जो है वो तैयारियां हो रही है दिल्ली में, किसान कर रहे हैं, गर्मी से बचने के लिए लगाइए, क्योंकि वो लंबे समय का जो है एक जो है ये किसानों का धरना है जो लंबे समय तक चलेगा। आप भी दिल्ली बॉर्डर पे गए होंगे, आपने क्या वहां पे देखे पक्के मकान बन रहे हैं? देखिए साहब, पक्के मकान नहीं है, ये कोई वहां पर बिल्डिंग नहीं खड़ी करी किसानों ने अभी। लेकिन अगर इस देश का तानाशाह एक शासक
मंडी राजा, जिद्दी अहंकारी राजा अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, जी। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसान वहां पक्के मकान ही बना देंगे। फिलहाल तो वहां पर झोपड़ियों के हिसाब से मकान बनाए गए हैं, कुछ बड़े बड़े सर्किटों के जैसे पुराने ऋषि मुनियों के मकान होते थे, बिल्कुल उस पैटर्न पर मकान बनाए गए हैं। और उन सब के बीच में अगर आप जाएंगे तो आपको वहां बैठने का एक अलग ही आनंद मिलता है, वहां लंगर में खाने का एक अलग ही मजा आता है। लगता है कि यार हम अपनी सभ्यता में कहीं ना कहीं हैं, हम एक ऐसे जमात में हैं जहां हम सब इकट्ठे हैं, जहां जाति धर्म नहीं है। और उसी चीज को देख करके मैं कह सकता हूं, मैं जितनी जगह पर भी गया हूं, चाहे राजस्थान गया हूं, चाहे हरियाणा गया हूं, चाहे मैं उत्तर प्रदेश गया हूं, चाहे मेरा दिल्ली के बॉर्डर पर था, सब एक ही आवाज थी कि किसान साहब नहीं उठेगा, किसान मोदी को उठाकर उठेगा। मोदी गद्दी छोड़ेगा, भागेगा, क्या करेगा वो मामला अलग है, लेकिन किसान या तो 3 बिल वापस करवा करके आएगा या मोदी को उसके घर भेज करके आएगा, और उसके बाद जो भी सरकार आएगी निश्चित तौर पर इन 3 काले कानूनों को वापस लेगी और लेना पड़ेगा, क्योंकि किसान की नहीं, देश के सम्मान की लड़ाई है, नौजवान के भविष्य की लड़ाई है, भारत के बच्चों की लड़ाई है। तो ये सारा मामला मैंने वहां पर देखा है, और मैं एक लाइन में आपकी सब बातों का जवाब देता हूं कि किसान के हौसले में, किसान के जज्बे में और किसान की जो कर्मठता है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। किसान बिल्कुल, अगर किसान गलत होता तो कह सकते थे कि किसान की मांगे नाजायज हैं, लेकिन किसान जायज मांग के साथ वहां पर बैठा है। और मैं क्योंकि भगवान के दरबार में गया था, मेहंदीपुर गया था, मैं श्याम खाटू जी गया था, मैं वृंदावन गया हूं, मैं सालासर महाराज के दरबार में गया हूं, मैं भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूं और मुझे भगवान पर अटूट विश्वास है। और उसी विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि भगवान कभी अन्याय का साथ नहीं देता। अन्याय थोड़ी देर के लिए चल सकता है, लेकिन लंबे समय भगवान कभी अन्याय का साथ नहीं देता। भगवान सच का साथ देता है, भगवान न्याय का साथ देता है, भगवान इंसाफ का साथ देता है, और इंसाफ होगा, आपके सामने होगा, इसी कार्यकाल में होगा मोदी के, कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला इस देश में बचेगा नहीं साहब, अगर किसान का माहौल यही चलता रहा। लेकिन किसान कमजोर ना था ना है, और किसान का जो कल का हौसला मैंने देखा पिछले 4 दिनों के अंदर, उसमें किसान कहीं कमजोर नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। किसान उठेगा तो अपनी मांग मनवा करके इन बिलों को वापस करवा करके आएगा, मैं इतना सा कहूं। जी, बहुत धन्यवाद।